बात करते हैं चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया दैट इज प्रमेय पीड़िका। प्रमेय पीड़िका का जब हमने वर्णन पढ़ा था तो गोविंद पारेख में हमने ये देख लिया था कि किन आचार्य ने उसकी कितनी संख्या मानी है, आचार्य चरक कितनी मानते हैं, तो आचार्य चरक का नंबर था 7। तो 7 प्रमेय पीड़िका होती। और एक और बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है, वो ये कि हमने जब बोला था कि मधुमेह का वर्णन जो है उसका रेफरेंस अगर पूछा जाएगा तो उसका रेफरेंस होगा चैप्टर नंबर 17। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 17 का थर्ड पार्ट हम पढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 17 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है और हमें इसको अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज को समझते चलना है। समझी वाली चीज हमें हमेशा याद रहती है, इसी को लेकर हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए चीजें बहुत इजी वे में अवेलेबल हो जाए। ठीक है, श्लोका नंबर 78 देखेंगे। श्लोका नंबर 78 में निदान दिए गए हैं कि मधुमेह का निदान और संप्राप्ति कैसे समझना है। देखो, मधुमेह हमने पढ़ा है कि दो तरीके की बीमारियां हो सकती है। एक होती है जो कृषकों को जो कि सहज व्याधियां होती है। दूसरी होती है अपथ्य निमित्तज। अपथ्य निमित्तज मतलब हमने अपने लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस कर दिए जिसके कारण हमें ये व्याधि हो गई। तो वो क्या है, जब हम हमारी लाइफस्टाइल में गुरु, स्निग्ध, अम्ल, लवण, अन्य, अति मात्रा ऐसा भोजन करते हैं, नवअन्न का सेवन करते हैं, नवपान का सेवन करते हैं, तब हमारी शरीर में होने वाली सहज व्याधि ना होकर ये अपथ्य निमित्तज व्याधि है जिसका यहाँ पर वर्णन हमें मिलता है। और इन सारी चीजों का देखो सेवन हर इंसान करता है, लेकिन सेवन कितनी मात्रा में कर रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक्सेसिव मात्रा में कर रहे हैं, अति मात्रा में सेवन कर रहे हैं। आ, और क्या कर रहा है, लाइफ सेडेटरी लाइफस्टाइल से क्या समझ रहा है, इंसान को कंफर्ट चूज कर रहा है, वो सुख आसन ले रहा है। और क्या कर रहा है, व्यायाम नहीं कर रहा, चिंता नहीं कर रहा, शोक नहीं कर रहा, और संशोधन जो हमारा बताया गया है वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है। तब उसे कौन सी व्याधि हो जाती है, तब उसे मधुमेह हो जाती है। इसकी संप्राप्ति देखते हैं कि अगर इनने ये सारी चीजों को किया, अगर उन्होंने ये सारी चीजों को किया तो उनके शरीर में कफ, मेद, पित्त और मांस का अत्यधिक बढ़ जाता है और इनके बढ़ने से वायु की गति रुक जाएगी। तो कोई भी एक ही चीज ट्रैक में चलेगी ना। ठीक है, और वायु की गति रुकने से कुपित वायु ओज को लेकर मूत्राशय में प्रवेश कर जाती है और कष्टदायक मधुमेह रोग हो जाता है। जब हम सेकेंड ईयर में इसको पढ़ते हैं तब उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि रोग निदान में मधुमेह की संप्राप्ति समझना। क्योंकि रोग निदान सेकेंड ईयर में था तब, है ना। उसमें ये चीज होता है कि श्लेष्म पित्तम च मेदश्च मांसम च अति वृद्धते। तो इसमें दूष्य अगर बोलेंगे तो श्लेष्म, पित्त और मेद और मांस अति प्रबुद्ध होकर हो जाते हैं। और तैरावृत गति वायो ओजा आदाय गच्छति, इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, मधुमेह की मतलब बेस्ट संप्राप्ति यहाँ पर दी है कि तैर आवृत, उसको आवृत करके, अति वायु ओजा ओज आदाय गच्छति। ठीक है, ये वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्टिव में पूछा ही जाता है हमेशा। ठीक है, और उसके बाद अब चलते हैं, हमने देखो संप्राप्ति समझ ली। अब एक एक कौन कौन सा दूष्य है, एक एक प्रमेय पीड़िका के हम लक्षण पढ़ेंगे। कैसे लक्षण समझना है, चलो चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं कि अपेक्षायः जयन्ते पीड़िका सप्त दारुणः। ठीक है, श्लोका नंबर 82 सीधे के समझने। इंद्रिय, यहाँ पर लिखा है कि मांसलेषु अवकाशेषु मर्मेषु च गच्छति। मतलब जो हमारी प्रमेय पीड़िका है वो कहाँ कहाँ पर जा रही है। प्रमेय पीड़िका की अपेक्षा अगर हम कर देते हैं तो उससे क्या होता है, वो मांसल प्रदेश में, मर्म स्थानों में और संधियों में कहाँ कहाँ, मतलब अगर स्थान पूछा जाता है कि कहाँ प्रमेय पीड़िका हो रही है तो क्या है, मांसल प्रदेश। ठीक है, अगर देखने को भी मिलता है ना तो वो मांसल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो पहली चीज हो गई मांसल प्रदेश। दूसरी चीज हो गई कि मर्म स्थानों में, संधियों के पास ये 7 प्रकार की कष्ट देने वाली दारुण व्याधि सप्त दारुणा पीड़िका मिलती है। ठीक है, वो कौन कौन सी है, सराविका, कश्यपिका, जालनी, सरशपी, अलजी, विनिता, विद्रदी। ठीक है, ये से ऐसे सीक्वेंस में मैंने इसके नाम याद रखे हैं। सराविका, कश्यपिका, जालनी, सरशपिका, अलजिका, विनती, विद्रदी। ठीक है, विनिता, विद्रदी। ठीक है, अब ये बता दो आप कि कौन से आचार्य चरक के एक्स्ट्रा माने गए, आचार्य चरक से एक्स्ट्रा आचार्य सुश्रुत और काश्यप ने कौन से माने, भोज ने कौन से माने। और एक और पॉइंट हमने पढ़ा था कि भोज ने, आचार्य भोज ने कौन सा मेह का टाइप एक एक्स्ट्रा माना है। ये सारी चीजें कंपैरेटिव में लेके चलनी है ताकि हमें आगे चल के किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब चलते हैं। सुश्रुत आचार्य कौन सी एक्स्ट्रा मानते हैं, तो मसूरी का, पुत्रिणी और विदारी। मसूरी का, पुत्रिणी और विदारी। आचार्य वाग्भट
कि जो दोषिक डोमिनेंस है वो इस तरीके से रहती है कि आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि शराविका कश्यपिका जालिनी कफज होती है। सर्षपी अजिता विनती विदरदी मसूरिका, ये जो है वो पित्तज है। और रक्तज कौन सी हो जाएगी? पुत्रिणी और विदारिका। ठीक है, काश्यप ने मैंने एक बताया था कि दैट इज अरुंशिका एक सामान्य है ना। ठीक है, अब इसके बाद एक एक विद्रदी के हमें लक्षण समझने हैं कि क्या लक्षण आचार्य कहते हैं यहाँ पर। पहला देखते हैं, शराविका। शराब मतलब समझता है, ये शराब है। ये देखो अभी तक हमने सारे ऑडियोज बनाए, मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पर चीजों को है ना थोड़ा समझना है, थोड़ा एनालाइज करना है। ठीक है, इतना सा रहेगा ये छोटे से पोर्शन में, लेकिन इसको समझना है क्योंकि मैं चाहती हूँ मेन पोर्शन में आपकी संहिता ही आप देखो। मैं भी अपनी संहिता लेके बैठी हूँ, देखो दिस इज माई संहिता। और थोड़ा सा दूध आ रही है ना, उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, मेन ये चीज है कि संहिता जितनी बार हम अपनी पढ़ते हैं उतनी हमें सही होती है। देखो ठीक है, तो शराविका, शराब इज लाइक दिया। ठीक है, दिवाली आने वाली है ना, तो शराविका। शराविका, उसमें क्या बोला चाहे शराविका के लिए बोल रहे हैं कि जो शराविका है अंतर उन्नतो मध्य निम्ना, मतलब शराब की जैसे उसकी आकृति है, अब इसको कैसे समझेंगे? जो बाहर का रीजन है, जैसे ये वाला रीजन है वो उन्नत है अर्थात उठा हुआ है। अगर इसको ऐसे देखें तो ये बाहर का जो रीजन है वो उठा हुआ है और अंदर का मतलब मध्य का जो रीजन है वो निम्न है। तो शराविका मतलब दिया। दिया से क्या समझना है कि जो बाउंड्री है वो उठी हुई है और जो अंदर का रीजन है वो कैसा है? मध्य है। श्याव क्लेद रुजवंता, ये वर्ड आपसे समझ गए। मेन चीज यही है, देखो हर चीज का है ना, हर चीज याद करनी होती जरूरी नहीं होती है, जितना कि डिस्टिंग्विश फीचर इंपॉर्टेंट होता है। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये किस चीज का है और ये किस चीज का है। दूसरे पे आओ, कच्छपिका। कच्छपिका यानी कछुआ। ठीक है, अभी तक हम शराब पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे कृच्छपिका, दैट पीछे पीछे का पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? अब कछुआ देखा है, कछुआ कितना हार्ड होता है, उसके ऊपर कितना ही चीज भर दो इधर से, वो है ना अपना जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन कर रखता है, और जो इसके हाथ पैर ऐसे निकले रहता है वो भी अंदर की ओर कर लेता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मेरे हाथ पैर सॉफ्ट है तो मैं उसको अंदर की ओर कर लूंगा, और मेरा जो टफ पोर्शन है वो मेरा ये पीठ है और उस पे आप कर दो। तो वो कैसा है? हमारा जो कच्छप की आकृति का होता है। और महावस्तु परिग्रह, अगर तुमको ऐसा समझना है कि एक कछुआ मेरे घर आया था, देखो मैं उसको ऐसे याद आती है, एक कछुआ मेरे घर लेके आए थे और उसको इतनी सी जगह में डाला, वो इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया। उसी को ऐसे समझना है कि एक अगर कछुआ है तो वो बहुत ज्यादा एरिया में रह रहा है। तो महावस्तु परिग्रह, महावस्तु परिग्रह अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा? कृच्छपिका हमने समझ लिया कि अभी तक कृच्छपिका से का हमें क्या समझना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ये होता है कि और क्या डिस्टिंग्विश फीचर बताए गए। तो अवगाढ़ मतलब गहराई में उसकी वेदना होती है। कछुआ है दैट इज गहराई में उसको वेदना होती है। और निष्तोड़ बोला है मतलब सुई चुभने से वेदना हो रही है। महावस्तु परिग्रह हम अच्छे से समझ चुके हैं, सुलक्षण है। और उसकी पीठ कैसी है? कछुए की पीठ की आकृति की जैसे होती है। अब समझते हैं जालिनी का। देखो वर्ड मैं हमेशा बोलती हूँ आपको है ना, वर्ड को एम्फेसाइज करो, मतलब वर्ड से चीजें समझो। कि एक वर्ड अगर बोला उसने कि जालनी, जालनी से एक जाली इमेजिन करना है ना। जैसे हमारा ये हाथ है, ऐसे इमेजिन करो ये हाथ है और इसके ऊपर ऐसी जाली है, तो उस जाली के ऊपर ही हम सारी चीजें समझेंगे। वो जाली कैसी है? अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है ना, तो सबसे पहले उसकी हिंदी पढ़ लिया करो, फिर इंग्लिश पढ़ा फिर श्लोका पढ़ा करो। ठीक है, तो यहाँ अगर एक वर्ड जाली से क्या क्लियर हो रहा है मुझे, ये जो जाली होती है जब उसमें जो छेद होते हैं वो कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। तो सूक्ष्म छिद्रा वर्ड अगर आया तो क्या हम मार्क कर लेंगे, क्या हम ये चीजें समझ लेंगे कि सूक्ष्म छिद्रा वर्ड जो है वो किसके लिए बोला गया है? जालिनी के लिए बोला गया है। और इसमें से कैसे समझना है? जाल मेरा अगर मैं हाथ बता रही हूँ, यहाँ दूसरा हाथ है, तो महाशय बोलेंगे। एक महावस्तु था, वो बहुत ज्यादा जगह में घेर रहा था। और एक महाशय है, मतलब मेरी हाथ में सिर्फ ये फिंगर्स है और यहाँ है, तो महावस्तु मतलब बहुत ज्यादा महावस्तु परिग्रह हमें कच्छप में रखा। महाआशय जो वर्ड है वो हमारे जालिनी के लिए लेना है। ठीक है, और उसने एक वर्ड बोला है स्तब्धा, मतलब वो कैसी है? कठोर है। दूसरी चीज है सिरा जालवंती, यानी शिराओं का जाल बना हुआ है। स्निग्ध है, स्राव हो रहा है, महाशय है, रुजा है, निस्तोद है, बहुला है, सूक्ष्म छिद्रा। वर्ड इंपॉर्टेंट चीजें जो इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करेंगे, सूक्ष्म छिद्रा, महाशय और जालवंती। सिरा जाले जालवंती है। सरसपी, सरसप से क्या समझना है? सरसप सरसों, सरसों का जो दाना होता है वो कितना छोटा सा सरसों का दाना होता है। और सरसों के दाने की एक अच्छी चीज ये होती है कि जो सरसों का दाना होता है ना वो जल्दी से पक जाता है क्योंकि वो छोटा है। तो शीघ्र पाका क्या होगा? सरसों होगा। कौन सी चीज अभी तक हमने सबसे छोटी देखी? दैट इज सरसों। तो शीघ्र पाका क्या होगा? सरसों होगा।
और उसमें ना, उसमें जो वेदना है वो कितनी, इतनी ज्यादा वेदना नहीं हो रही, कितनी, इतनी ज्यादा नहीं हो रही। न अति महती, जो पीड़िका हुई है वो ना ही बहुत बड़ी है, पीड़िका न अति महती, ज्यादा बड़ी नहीं है, और जैसे जैसे इसने बोल दिया कि छोटी है तो ना अति महती यानी छोटी है। फिर शीघ्रपाका, बहुत जल्दी पक जाती, छोटी चीज जल्दी पक जाती है। और महारुजा, बहुत ही उसमें क्या हो रहा है, वेदना अधिक हो रही है। ये इसके डिस्टिंग्विश फीचर हो जाएंगे हमारे सर्षपिका के। अब अलजी की ओर चलते हैं। अलजी, अलजी, अलजी वर्ड क्या कहीं और भी पढ़ा है, ये याद करो कि अलजी वर्ड से कोई और सिमिलैरिटी है क्या, कोई क्षुद्र रोग भी अलजी का है क्या, और अलजी किसी भी तरीके की किसी व्याधि का डिफरेंशिएशन फीचर और भी है क्या, ये चीजें क्लियर है, नहीं याद आ रही है, इसलिए बोलती हूँ गोविंद पारेख पढ़ा करो। बार बार मैं रिवाइज करवा दूंगी ऐसे इनसे, एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब अलर्जी अगर हो रही है तो अलर्जी से हम क्या क्या चीजें यहाँ पे हमें समझनी है। तो अलर्जी जो रहती है वो विसर्प की तरह फैलने वाली होती है, क्योंकि विसर्प, हम विसर्प का जो व्याधि का नाम है विसर्प, वो क्यों रखा गया है, ताकि, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी, सांप के से जल्दी जल्दी निकल जाता है, वैसे जो विसर्प व्याधि है ना, वो भी बहुत जल्दी 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 बढ़ती है। और अलर्जी को भी विसर्पवंती बोला है, मतलब वो विसर्प के समान शीघ्र फैलने वाली होती है। और उसकी जो त्वचा होती है उसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, उसको दाहती होती है। तो दाहती वर्ड जो होता है वो अलजी में है, ठीक है, प्रमेय पीड़िका होगी, उसको बर्निंग सेंसेशन, सुई चुभने की सेंसेशन ऑलमोस्ट सब जगह मिलेगा। लेकिन जो जल्दी फैलना वाला दैट इज अलजी। और तृष्णा मुह ज्वर प्रदा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तृष्णा ज्वर मोह प्रदा। उसके बाद चलते हैं विनता, विनता। तो वो न यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वर्ण का वर्णन किया, विनता के अंदर न है, और न से नील पीड़िका समझनी है, जो 2023 का क्वेश्चन था कि नीला पीड़िका कौन सी होती है, तो दैट इज विनता, ठीक है। उसके लिए इन्होंने बोला अवगाढ़, अवगाढ़ इससे पहले हमने कहा पढ़ा था बताओ, कृच्छपिका में अवगाढ़ पढ़ा था ना, अवगाढ़ अतितोद, ठीक है। उसमें हम पढ़ रहे हैं रुजा क्लेदा पृष्ठे व, एक कहाँ हो रही है ये वेदना, कहाँ हो रही है ये पीड़िका विनता प्रमेय पीड़िका हमारे पृष्ठ और उदर प्रदेश में बड़ी, और बीच में गड्ढे वाली नील वर्ण के महती विनता, नीला पीड़िका विनता मता, ये वाली जो हमारी पीड़िका हो जाएगी दैट इज विनता। अब विद्रदी, विद्रदी का पोर्शन देखो सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन है ना, तो विद्रदी का, उसमें चरक के भी फीचर्स हमें साइमल्टेनियसली याद रखने चाहिए। पहले आप स्थान के बारे में बात कर, विद्रदी चलो यहाँ तो दो है, एक बाह्य विद्रदी होगी, एक अंतर विद्रदी होगी। डिफिकल्ट टू ट्रीट कौन सी विद्रदी होगी बताओ, डिफिकल्ट टू ट्रीट कौन सी विद्रदी है, बाह्य विद्रदी, अंतर विद्रदी, जो भी चीज अंदर चली जाती है अर्थात वो क्रोनिक या धातुओं के डीप धातुओं में पहुंच जाती है, दैट इज अंतर विद्रदी। विद्रदी, अंतः विद्रदी जो पीड़िका दो प्रकार की होती, एक बाह्य, सॉरी विद्रदी दो प्रकार की होती, एक बाह्य और एक अंतः पीड़िका। और जो बाह्य है वो क्या, सबसे पहले त्वचा, त्वचा तो हमारी फर्स्ट स्किन है ना, फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन है, मतलब फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। तो त्वचा स्नायु और मांस से उत्पन्न होती है, और जो कंडरा के समान और अत्यधिक वेदना करने वाली होती है। विद्रदी से अगर आपके सामने एक वर्ड आता है विद्रदी, उससे क्या समझते हो, विद्रदी एक एब्सिस है, एक पस का लिप्त जहाँ है, या एक व्रण जो है, एक पस पस्ट्यूल है जहाँ वो एक्सेसिव कंडीशन या पक चुका है, उसको हम विद्रदी बोलते हैं। और इसे व्रण या अल्सर, अल्सर से कोई रिलेशन नहीं है लेकिन यहाँ लिखा है अल्सर, ठीक है। उसके बाद हमें यह समझना है कि बाह्य विद्रदी आचार्य सुश्रुत 6 प्रकार की मानते हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातज आगंतुज और रक्तज, ठीक है। विद्रदी आचार्य चरक अगर बाह्य को बोलते हैं तो 4 टाइप की। अब जैसे कि मैंने बोला कि एप्सिस है, एप्सिस हम जब र्यूबर ट्यूबर कॉलर डॉलर तो सबको पता है ना, और आखिरी लॉस ऑफ फंक्शन होते हैं, तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो इसमें हमारे प्रेजेंट रहते हैं। अंतः विद्रदी के स्थान के बारे में अगर वर्णन होता है तो आचार्य चरक उसके कितने स्थान बताते हैं, आचार्य सुश्रुत उसके कितने स्थान बताते हैं। अगर आचार्य सुश्रुत 10 स्थान बताते हैं तो कौन सा स्थान एक्स्ट्रा है, ये सारा पोर्शन गोविंद पारेख में हमारा चल चुका, कंप्लीट हो चुका है, और वो चीजें यहाँ पर रिवाइज होती हैं, तो ये चीजें आपको भी पढ़ते चलनी है ना। अब विद्रदी की निरुक्ति वाला श्लोक देखो, श्लोक का नंबर 95, दुष्ट रक्त अति मात्रत्वम च शीघ्र विसर्प, सर्प की तरह जल्दी फैलता है दैट इज विसर्प। और विद्रदी क्या हो जाएगी, विद्रदी की निरुक्ति बोलिए कि दुष्ट रक्त के अधिकता होने से वह शीघ्र ही विदायुक्त हो जाती है, दैट इज आर विद्रदी, ठीक है। विद्रदी देखो, सुश्रुत का विमर्श यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत जब यहाँ पर वर्णन करते हैं तब एक एक स्पेसिफिक वर्ड उनने बोला है कि चित्र उत्तान प्रश्मा क्या है, चिर उत्तान प्रक्रमा क्या है, और क्षिप्र उत्तान
वर्ड ही क्रिएट कर देगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएशन है? पहला डिफरेंशिएशन है जब चिर बोला, मतलब टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लग रहा है, दैट इज कफर। क्षिप्र बोला, क्षिप्र इज पित्तज और चित्र इज वातज। सिर्फ एक एक वर्ड सुनना है, ज्यादा ज्यादा अच्छा याद नहीं रखना है। चिर, चित्र, क्षिप्र, वर्ड एक जैसा है। श्लोका नंबर 96 का विमर्श के देखेंगे। ठीक है, उसके बाद श्लोका नंबर 97 के विमर्श में कफज विद्रदी के स्पेसिफिक लक्षण है, उसको मार्क करो कि सर्वस्तु महाशूला, मतलब सर्वदा अधिक रूप से वेदना करने वाली होती है। हम ये समझ लेते हैं कि कफ में तो सबसे कम वेदना है, हर जगह ऑलमोस्ट ऐसा रहता है कि कफ में कम वेदना है, लेकिन यहाँ पर हमें कफ में ज्यादा वेदना देखने को मिलेगी। और वातज विद्रदी के लक्षण क्या थे? जो वेदन करे, छेदन करे, भ्रम, आना, ये सारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम जब वो पढ़ते हैं, शोफ पढ़ते हैं, तो वातज जब सुश्रुत का शोफ पढ़ते हैं तब उसमें से ये फीचर्स पढ़ते हैं कि आम का कौन सा है, पच्चमान कौन सा है, पक्व कैसा है। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से वो शोफ है तो वेरी करता है, और यहाँ ये विद्रदी है इसलिए भी ये वेरी करेगी। और तब हमने ये पढ़ा था कि पश्चिमान जो रहेगा शोफ, उसके लिए एक वर्ड पढ़ा था हमने कि वृश्चिक दंश, वृश्चिक के समान वेदना होगी। वही यहाँ पर पश्चिमान विद्रदी के लक्षण में आएगा। वहां क्या था? शोफ था ना, शोफ था, पश्चिमान शोफ था, या पश्चिमान विद्रदी है। आचार्य सुश्रुत शोफ के लिए बोलते हैं और आचार्य चरक पश्चिमान विद्रदी के लिए बोलते हैं, तो हाईलाइट कर लो। और यहाँ पर लिखा है कि शस्त्रस्ते विभेते इव, मतलब शस्त्र के भेदन के समान उसमें हमें वेदना हो रही है। और वृश्चिक रिव दहती वर्ड उसके लिए हमने बोला है। स्त्राव के अनुसार विद्रदी में दोष की कल्पना करना चाहिए, जो हमें दिखेगा उसी के अनुसार। अगर कोई रूक्ष चीज या ड्राई, स्केली, तनु, पतला आ रहा है, दैट इज वातज। जहाँ उष्ण आ रहा है और उसमें किसी तरह की गंध आ रही, दैट इज पित्तज। ठीक है, और वहां पे बोला है तिल माश कुलत ओदक सन्निभा पित्तज विद्रदी, पित्तज विद्रदी के लिए स्पेसिफिक बोला है ना। तो तिल, माश यानी हमारी उड़द की दाल, कुलत की दाल, ठीक है, ओदक सन्निभा, इनके समान जो स्त्राव निकलता है, इनके क्वाथ के समान जो हमारा स्त्राव निकलता है, वो हो जाएगा हमारा पित्तज विद्रदी का लक्षण। और कफज के लिए मोटा रहेगा, श्वेत रहेगा, बहल रहेगा, बहु रहेगा, और सन्निपातज का मेन टाइप्स का। तो हमने आचार्य चरक अनुसार ये 4 टाइप्स हो गया, आचार्य सुश्रुत अनुसार दूषिक डोमिनेंस अदाउंस 6 टाइप्स हो गया। और इसके स्थान भेद का, इसको है ना, ये इसको समझना, अब जो अंत विद्रदी के हम 10 लक्षण पढ़ने वाले हैं ना, उसको समझना थोड़ा सा रट्टाफिकेशन आता है। देखो यहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग आता है, क्योंकि इसके स्थान हमें अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन से स्थान का कहाँ वर्णन आया, आचार्य चरक क्या बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, तो वो चीजें है ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो अंतर्विद्या, ये है ना, पहले तो आज है ना हम मार्क करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो मैं इसके लिए बना दूंगी कि हाँ अब मैं आपके रिवीजन ले रही हूँ, तब वो चीज आपको याद हो जानी चाहिए। आज के आज तो इतनी सारी चीजें नहीं होगी। ठीक है, तो इसको देखो, हृदय में, नाभि में, यकृत में, प्लीहा में, क्लोम में, कुक्षी में, मैंने स्टिकी नोट बना लिया है ना उसका, कि यकृत में, हृदय में, नाभि में, यकृत में, प्लीहा में, क्लोम में, कुक्षी में, वंक्षण में, बस्ती में, वृक में, गुदा में। इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी चीजें यहाँ पर है ना याद करने की बढ़ जाती है। ठीक है, तो आचार्य चरक की पहले बात करते हैं, वो क्या लिख रहे हैं। सबसे पहला वो बता रहे हैं कि हृदय में अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, हृदय में घटन और तमक, प्रमोह, कास और स्वासह, ये लक्षण हमें कहा मिलेंगे। अगर जो हमारी अंतर्विद्रदी हृदय में होगी, हृदय में है तो प्रमोह हो रहा है, कास हो रहा है, श्वास हो रहा है, हृदय घटन तो नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद आचार्य शिष्य से सर्वांग ग्रह तीव्र हृदय शूलम, जो विमर्श है ना, पीछे पलट के देखोगे तो उसमें मिलेगा। इसलिए क्या कोशिश करना, मैं आपको इसका एक पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दूंगी कि देख लेना इसको, ऐसे करके साथ में ऐड कर देना, तो वो है ना कंपैरिजन पॉइंट, मतलब बार बार पेज पलटना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पर दोनों चीजें दिख जाएंगी। नाभि, जैसे कि जब हम नाभि या रेस्पिरेशन का श्लोक पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे से वर्णन किसने किया बताओ? ये मैं बता चुकी हूँ, आचार्य शारंगधर ने। सब नाभिस्था प्राण प्रवणा स्पृष्टवा कमलांतरम। तो नाभि, नाभि से जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो कुछ लोग, पुराने लोग बोलते हैं कि जैसे जब आप हिचकी लेते हो तब वो क्या बोलते हैं, अरे नाभि से ले रहे हो ना, तो नाभि हिचकी, यहाँ यहाँ उसको कोरिलेट करना है कि जो नाभि में अगर व्याधि हो जाती है तो वो कहाँ की होती है, हिक्का क्रिएट होता है। और आचार्य सुश्रुत इसके लिए हिक्का और आटो बोल देते हैं, यकृत के लिए श्वास और श्वास और तृष्णा बोल देते हैं। प्लीहा, प्लीहा के लिए दोनों ने सेम चीज बोली, उच्छ्वास अवरोध, उच्छ्वास अवरोध किसने बोला है। क्लोम के लिए क्या बोला, पिपासा, मुक्षोष और गलग्रह, गले की व्याधि है ना,
तो क्या होगा, पिपासा प्यास ज्यादा लगेगी, मुंह सूख जाएगा। और गलग्रह मतलब देखो क्लोम को है ना एक ऑर्गन समझने में हमारे आयुर्वेद में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है कि किसी आचार्य ने इसको कुछ और बोल दिया है, कहीं कुछ और बोल दिया। तो अगर श्लोका वाइज जाए तो पहला क्या हो गया, स्टिकी नोट्स मैंने छोटे छोटे करके रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा हृदय, स्टमक, प्रमोह, कास, श्वास। जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी ज्यादा क्लियर होगा, एक बार में नहीं होने वाला, ठीक है। अब क्लोम के लिए क्या बोला, पिपासा। क्लोम के लिए हो जाए पिपासा, मुख, शोष, गल, ग्रह। यकृत के लिए क्या बोला, बताओ, श्वास। और आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, श्वास और तृष्णा। तृष्णा और यकृत का कोई रिलेशन एज सच है नहीं, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने लिखा है तो हमें मानना पड़ेगा, कुछ चीजें हमें ऐसी पढ़नी पड़ती है ना। और उच्छ्वास अवरोध प्लीहा का हो जाएगा। फिर कुक्षी में क्या हो जाएगा, कुक्षी, पाश, अंतःशूला। कुक्षी के रीजन में हमारी वेदना हो जाएगी, कुक्षी, पाश, अंतःशूला। व्रक, व्रक का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्रक के लिए यहाँ तो हम पृष्ठ कटि ग्रह पढ़ेंगे और वहां पार्श्व संकोच पढ़ेंगे। नॉर्मल क्या है, व्रक हमारे यहाँ है। व्रक जब हमारे यहाँ सिचुएटेड है तो व्रक बोल रहे हैं कि वहां पृष्ठ में कटी में ग्रह हो रहा, ओके। और इस फ्लैंक वाले रीजन को लेने के लिए उन्होंने पार्श्व संकोच लिखा है। तो दोनों करना, प से ही पृष्ठ कटि ग्रह है और प से ही पार्श्व संकोच है, तो डिफिकल्टी हो जाती है इसको ऐसे समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा नाभि का हिक्का, क्योंकि वो में है ना ऐसे नाभि से हिक्का निकलती है, तो ऐसे याद रखना, नाभि का हिक्का हो जाएगा। और फिर आचार्य वंक्षण में क्या बोल रहे हैं कि वंक्षण इज अ ग्रोइंग एरिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो शक्ति अर्थात हमारी ये, वहां पे क्या हो जाएगा, शक्ति में हो जाएगा साध। और बस्ती में अगर होएगा तो क्या होगा, बस्ती में कृच्छता होगी, मूत्र निकलने में कृच्छता होगी, और पूती मूत्र वर्चस्तव्य, और मूत्र त्यागने में कष्ट और दुर्गंध आती है। आचार्य सुश्रुत भी हमारे ऐसे कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है, रट्टाफिकेशन आ जाता है, दो चार चीजें हमारी मैच नहीं करती, जो मैच करती है उसको पहले याद करने की कोशिश करो। इसको अलग से भी हम देख लेंगे एक बार, ताकि आपको आगे चल के किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी इसमें ना हो, ठीक है। इसका जो सुश्रुत वाला पॉइंट है ना, वो विमर्श में मिल जाएगा आपको यहाँ पर। गुदे वात, अब गुदा बच गई हमारी, आचार्य शिष्य तो स्टार्टिंग ही गुदा से कर रहे हैं, तो गुदा वात निरोगिणान गुदा का हो जाएगा। और श्लोक का मैंने नहीं याद करे थे इसके, ठीक है। मैंने सिर्फ एक टेबल बनाया, देखो ऐसा टेबल बनाया और स्टिकी नोट यहाँ पे स्टिक कर दिया है, जिससे है ना चीजें मतलब दोनों का पैरेलल वे में दिख जाता है, चीजें इजी हो जाती है। और अंतर विद्युति के स्त्रावों का मार्ग क्या होता है, मतलब अंतर विद्युति में अगर स्त्राव होगा तो कहाँ से निकलेगा, तो अंतर्विधि के स्त्राव को अगर देखते हैं तो वातज में कैसा हमने पढ़ा था, तनु, रूक्ष, अरुण, पित्तज में सबसे इंपॉर्टेंट था कि तिलमाश के जैसा, तिलमाश कुलत्थ के जैसा था, है ना। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है उभयस्तु नाभिजस्तु। इसका मतलब क्या है कि जो नाभि के बीच में जो विद्रदी उत्पन्न होती है, देखो पहली चीज तो ये हुई कि अगर ऊपर से है तो ऊपर से स्त्राव निकल जाएगा, नीचे से है तो नीचे से निकल जाएगा, दोनों जगह होगा, तो दोनों तरफ से निकलेगा। ऐसी कॉमन चीजें है ना ये हमारी, बस इसी को याद लेके चलना है हमको। तो हमारी ये वाला पोर्शन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। श्लोक का नंबर 104 पे हम 104 पे आचार्य कह रहे हैं कि जो प्रमेह पीड़िका है उसके लिए ये जरूरी नहीं कि हमें प्रमेह रोग हो ही, हमें क्या हो सकता है, क्या चीजें वेरी कर सकती है हमारी, कि अगर हमारे शरीर में मेद की दुष्टि हो जाएगी तो हमें प्रमेह पीड़िका व्याधि हो जाएगी। बिना प्रमेय, उन्होंने बोल दिया कि बिना प्रमेय अल्पे जायन्ते दुष्ट मेधसा, क्योंकि अगर दुष्ट हो जाती है हमारी मेद धातु तो भी हमें प्रमेय पीड़िका व्याधि हो सकती है। अब उसमें से साध्यता साध्यता वाला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रमेय पीड़िका की साध्यता साध्यता क्या है, तो कफ और मेद जिन व्यक्तियों में ज्यादा बड़े होते हैं और अधिक कष्ट देने वाले उन्हें प्रमेय पीड़िका हो जाती है, तो शराबी का कृच्छ्रका जालिना कफज होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद जो पित्तज होती है जैसे सरसवी, अलजीरी, विनिता और विद्रदी, ये सारी जो हो जाती है हमारी चारों साध्य हो जाती है, और तीन हमारी असाध्य होगी जैसे पित्त प्रदान होती है, ठीक है। उसके बाद आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि श्लोक नंबर 107 देखो, यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि जो मर्म स्थान में, अंश में, गुदा में, हस्त में, स्तन में, संधि स्थानों पर या पैर में जो पीड़िका होती है वो पीड़िका सप्रमेही ना जीविता, मतलब यहाँ पर अगर पीड़िका हो जाती है तो वो जीवित नहीं रहता है, ठीक है। और प्रमेय पीड़िका के उपद्रव पे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था ना, उसमें था कि उसके उपद्रव याद रखने थे ना, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रमेय पीड़िका, दैट इज तृत, श्वास, मांस संकोच, मोह, हिक्का, मद, ज्वर,
विसर्प मर्म सन्निरोधः। और दोषों की त्रिविध गति, दोषों की त्रिविध गति इज द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस एरिया। अब दोष है, या तो देखो कोई चीज सम रह सकती है, कम रह सकती है, या बढ़ सकती है, तो वही 6 स्थान में है, और वृद्धि दैट इज 3। फिर उसको आप दोषों के, अगर प्राकृतिक है या वैकृत है, प्राकृत है तो सिंपल खत्म, स्थान में है, और वैकृत है, या तो बड़ी हो सकती है तो कम हो सकती है। अगर ये 3 है तो उसके भी 2 टाइप्स बोल दिए, क्या प्राकृत है, क्या वैकृत है। और दोष कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हमारे कोष्ठ में जा सकते हैं, शाखा में जा सकते हैं, मर्मस्थ की संधि में जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जो भी यहाँ फ्लो चार्ट है ना उसमें अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, त्रिविध काल का यहाँ पर वर्णन किया, ये चय प्रकोप प्रश्मा, ये वाला वर्ड। एक और बात बताओ, ये वाला श्लोक और कहाँ पर आता है, चय प्रकोप प्रश्मा वाला? सुश्रुत सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 21 के अंदर ये सारे पोर्शंस का हम लोग वर्णन पढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट पोर्शन पे आओ। यहाँ पर जो बताया है आचार्य ने श्लोका नंबर 117 में कि कफ की प्राकृत और वैकृत गति का वर्णन किया। जैसे कफ को हम बल बोलते हैं, बलास बोलते हैं, ठीक है, वही बोला है प्रकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतस्तु मलम उच्यते। अगर कफ हमारे शरीर में प्राकृत अवस्था में तो दैट इज बल, और विकृत अवस्था में दैट इज मल। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो व्याधियां बोली है, प्रकृतस्तु कफ को शरीर में ओद, और विकृत कस को पाप बोला है। ठीक है, बस खत्म चैप्टर। इतने था, बात की प्रकृति और बात की विगत गति, प्राणिनम प्राण स्फुरता। ठीक है, चैप्टर काफी ज्यादा लंबा था, अच्छे से पढ़ने वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब है ना, चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बढ़ती जाएगी, तो बस अच्छे से पढ़ते रहो, और कोशिश करो कि अगर एक बार नहीं 2 बार पढ़ने की। जिससे क्या होता है, एक बार में हमें तो चीजें समझने में टाइम लग जाता है, दूसरी बार हमें ऐसा लगता है कि हाँ अब आ गया समझ में। और एक बार अगर पढ़ के छोड़ देते, और इसलिए मैंने ये जो पोर्शन है ना वो 3 बार में कंप्लीट कराया है, क्योंकि एक बार में पढ़ने बैठते हैं ना तब ऐसा लगता है इससे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर कोई नहीं। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो 17 में आके स्टक हो जाते हैं, 3 3 दिन तक 17 ही पढ़ते रहते हैं। बाकी पढ़ते रहो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। और अच्छे से पढ़ते, आयुर्वेद को और इजी बनाते हैं जितना पॉसिबल हो सकेगा। अगर आप मेरी लैंग्वेज से कंफर्टेबल है तो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग आयुर्वेद।